गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत में पुनर्जागरण के काल में नवीन विचार, कला, साहित्य की नई परंपराओं के संदर्भ में, यानी जब पुनर्जागरण काल शुरू हुआ, आधुनिक युग की शुरुआत हुई, तो यूरोप में जो पहले से परंपराएं चल रही थी, नई पहले से विचारधाराएं जो चल रही थी, पहले से जो कला और स्थापत्य के क्षेत्र की बातें चल रही थी, पुनर्जागरण में वो कैसे बदलाव हुआ, उसमें कैसे परिवर्तित हुआ। तो इसका कई कारण माना गया, जिसमें यूनान से भी लोग जो आए, यूनानी लोग आए यूरोप में, और उन्होंने, चूँकि वो एक समृद्ध संस्कृति से थे, वो लोग पहले से एक वेल कल्चर्ड थे, पूरी तरह से संस्कृत थे, तो उन लोगों ने भी अपना संस्कृति को यूरोप में दिखाया, फैलाया, जिसके कारण यूरोप में पुनर्जागरण में जो ये नई संस्कृति मिली, और पुरानी संस्कृति जो यूनान से आई और एक संस्कृति जो वहाँ से चल रही थी, और उसको मिक्स होकर एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। लोग वहाँ पे चिंतन करना शुरू किए। अब कोई भी बात जो है, कोई बोले तो उसको तुरंत विश्वास नहीं करते थे, वो लोग तर्क करते थे कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो ये तर्क होने लगा, एक सकारात्मक बहस होती थी। तो उसके बाद में कोई भी चीज़ों पर चिंतन होने लगा, नए नए विचार आए, नई नई सोच आई, और अब ये लोग चर्च को के जगह पे मानवतावाद को ज़्यादा जोर देने लगे। चर्च कहता था पाप मोचन पत्र, और इस तरह जिस तरह वो लोग बिक्री वगैरह करते थे कि हाँ ये मनुष्य है, अगर पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, तो ठीक है भाई जाएगा, परंतु क्या प्रमाण है। अब लोग इस चीज़ पर जब चर्चा करने लगे, तो पोपों का, चर्चों का महत्व कम तो नहीं हुआ, परंतु इस मामले में वे लोग महत्वहीन हो गए। ऐसी परिस्थिति में जब वो तर्क आ जाता है तो विश्वास कम हो जाता है, और वही उस समय चर्चों के साथ हुआ। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने मानवतावाद को बढ़ावा दिया कि इंसान इंसान को प्रेम करना चाहिए, इंसान इंसान में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जो पोप ने नहीं किया था। वहाँ गरीब अमीर, दास, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग का श्रेणी चल रहा था, पोपों ने किया था, और कृषक और मजदूर वर्ग गुलाम होते थे, जो कि पुनर्जागरण के काल में वे स्वतंत्र हो गए। और जब वे स्वतंत्र हुए तो एक विचारधारा उनकी भी आई। तो इस तरह से ये पुनर्जागरण काल में नई विचारधाराएं, कला, स्थापित के क्षेत्र में यूरोप ने प्रगति करना शुरू किया, नए नए विचारधाराएं। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने कल नवीन विचारों का अभ्युदय और मानवतावाद के संदर्भ में देखा। आज हम लोग उसी संदर्भ में कला एवं स्थापत्य के संबंध में देखेंगे। कला एवं स्थापत्य कला यानी किसी भी तरह के एक शैली होती है डिज़ाइन की, या जैसे चित्रकला हो, बिल्डिंग बनाने की कला हो, तो बिल्डिंग बनाने की कला, या जो उसका डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्चर जिसको आज हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसको स्थापत्य कला बोलते हैं। स्थापत्य मतलब स्थापना करना, स्टैब्लिश करना। तो अब बिल्डिंग का डिज़ाइन है, आप किस डिज़ाइन में बिल्डिंग बना रहे हो, तो ये डिज़ाइन उसको तय करता है कि ये किस स्थापत्य शैली की है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, ये जनरली झारखंड और पहले बिहार का हिस्सा रहा, तो यहाँ जो भी भवनें होंगी वो उसी शैली में बनती हैं। खासकर स्थापत्य शैली में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह ज़्यादा इसमें पता चलता है। तो अब जमशेदपुर में भी, चूँकि जमशेदपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ हर तरह के राज्यों के लोग, हर तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ मिलते हैं। तो अब जैसे एक खरकाई लिंक रोड, जो सेंट मैरीज स्कूल है, चर्च है, उसके पीछे एक मंदिर है, दक्षिण भारत के लोगों का अयप्पा मंदिर है। उस मंदिर की अगर हम लोग डिज़ाइन देखेंगे, कला शैली देखेंगे, तो वो बाकी जमशेदपुर के आसपास के जो भी मंदिर दिखेंगे उससे अलग शैली नज़र आएगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो दक्षिण भारतीय शैली पर बिल्डिंग बना है, वो मंदिर जो बना है, उसका जो भवन बना है, वो दक्षिण भारतीय शैली में बना है, तो ये उसकी स्थापत्य शैली हो गई। तो उसी तरह से यूरोप में पुनर्जागरण के काल में स्थापत्य शैली में
भी बदलाव आया। जो पूर्व की स्थापत्य शैली थी उसमें भी कई बदलाव आए और एक नई कला शैली का विकास हुआ। पुनर्जागरण के काल में खासकर 12वीं-13वीं शताब्दी में जो कैथेड्रल और चर्च या गिरजाघर जो बनते थे उस गॉथिक शैली का इस्तेमाल होता था। अब ये गॉथिक शैली में क्या होता था कि शिखर जो होते थे उतुंग होते थे, यानी एकदम कड़े होते थे, कमानीदार छतें होती थी, कमानीदार छत होंगी, नुकीले मेहराब होंगे और टेकें इस स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता है। यानी इस तरह की जो डिज़ाइन होते थे वो गॉथिक शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। उतुंग शिखर को पौराणिक प्राणियों से अलंकृत किया जाता है, यानी जो शिखर होते थे उसको पौराणिक प्राणी जो उसमें उस समय उनके जो संस्कृति में जो प्राणी होते थे, जीव होते थे, उसको उसमें डिजाइन बना के या उसका चित्र बना के रखा जाता था। जब पुनर्जागरण में हर चीज़ों में बदलाव हुआ तो इस कला शैली में भी बदलाव हुआ। ये गॉथिक शैली के कला शैली में भी बदलाव हुआ और पुनर्जागरण के वास्तुविदों ने, यानी जो भवन निर्माण करने वाले जो इंजीनियर हैं, जिसको वास्तुविद भी कहा जाता है या आर्किटेक्चर इंजीनियर भी कहा जा सकता है, इन लोगों ने गॉथिक स्थापत्य को तामसिक और परालौकिक माना। यानी कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला तामसिक, जैसे हिंदू धर्म में 3 गुण बोले जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी सात्विक, तामसिक और राजविक। यानी सात्विक एकदम पूरी तरह सादा, तामसिक यानी हर तरह से क्या बोला जाता है, हर तरह की चीज़ें करने वाला, जिसमें अच्छी बुरी दोनों होती हैं, और राजविक पूरी तरह राजविक। तो जिसमें तामसिक को अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो जैसे सात्विक लोग होते हैं, बहुत सादा खाना खाते हैं, तामसिक लोग मांस मदिरा वगैरह सबका सेवन करते हैं, राजविक लोग भी वैसा ही करते हैं। तो तामसिक यानी पूरी तरह से अलग तरह की, परालौकिक यानी इस लोक से अलग लोक का जो डिज़ाइन हुआ, यानी ये दोनों चीज़ें मनुष्य के लिए नहीं थी उन लोगों के संदर्भ में। इसलिए इन्होंने, जो उस समय के पुनर्जागरण के वास्तुविद थे, उन्होंने गॉथिक शैली को सर्वथा तुक्ष तथा हेय माना। यानी कि तुक्ष यानी छूने लायक नहीं, उसको एक्सेप्ट करने लायक नहीं, और हेय मतलब नीच दृष्टि से देखना शुरू किया। तो अब जब गॉथिक शैली को महत्व नहीं रहा, गॉथिक शैली का अस्तित्व नहीं रहा, या गॉथिक शैली को इन लोगों ने महत्वहीन कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में एक नई कला शैली का प्रयोग किया गया जिसे रेनेसा स्थापत्य शैली के नाम से जाना गया। रॉबर्ट इरगैंग ने रेनेसा स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में बताया है कि रेनेसा स्थापत्य कला वास्तव में कोई विशेष अलग या विशिष्ट शैली नहीं थी। यानी रेनेसा जो स्थापत्य कला शैली थी कोई स्पेशल विशेष शैली नहीं थी, स्थापत्य शैली नहीं थी, यह तो कोई समूहों की समष्टि थी। इसका स्वरूप व्यक्तिवादी था एवं प्राचीन रोमन यूनानी तथ्यों में इसकी क्षमता पाई जाती है। यानी ये जो रेनेसा स्थापत्य कला शैली थी ये कई शैलियों का मिश्रण थी, कई शैलियों को मिक्स करके बनाई गई थी, और ये व्यक्तिवादी थी, पारालौकिक वगैरह नहीं थी, ये व्यक्तिवादी थी। और इसमें रोमन और यूनानी दोनों संस्कृतियों का, इसमें दोनों चीज़ों का, दोनों तथ्यों का इसमें मेल पाया जाता था। मैंने पहले भी कहा कि यूनानी लोग आए तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ, तो स्थापत्य शैली में भी यूनानियों का प्रभाव दिखा, रोमन यूनानी शैली का मिक्स पाया गया रेनेसा शैली में, और इसमें मौलिकता और नवीनता पर्याप्त रूप में थी। यानी ये जो डिजाइन बना ये नवीनता भी थी, यानी एक जो मूल जो स्थापत्य कला शैली थी वो भी दिखाई दी और इसमें नवीनता भी दिखाई दी, यानी बेसिक भी था और उसके साथ में जो डिज़ाइन बना एक नया तरह का वो भी दिखाई दिया। ये दोनों चीज़ें दिखाई दी। रेनेसा स्थापत्य कला की इस नवीन शैली में यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का मिश्रण किया जाता, क्योंकि यूनानी लोग जो कुस्तुनतुनिया छोड़कर आए थे और वहाँ रोमन में अरबों का भी कुछ कब्जा हुआ था, तो ऐसी परिस्थिति में अरबों की भी कुछ शैली उन लोगों को समझ में आई। यूनानी शैली तो थी ही और रोमन शैली, अब इस रेनेसा शैली में तीनों का मिश्रण नज़र आने लगा। इसके बाद इस जो शैली थी इसका सबसे पहला शुरुआत इटली में हुआ, उसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में भी इसका प्रयोग होने लगा। पुनर्जागरण के काल के स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, ये जो रेनेसा शैली है इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सेंट पीटर का, जो रोम में स्थित है, सेंट पीटर का गिरजाघर है।
ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रेनेसां शैली का उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण ब्राम्ते ने कराया था। बाद में माइकल एंजेलो तथा राफेल ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया। यानी शुरुआत ब्राम्ते ने की थी और उसके बाद इसके माइकल एंजेलो और राफेल ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया। पेरिस का लूबे प्रासाद, लंदन का संत पाल का गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल का प्रासाद एवं फ्लोरेंस स्थित प्रसिद्ध मेडिसी गिरजाघर इस नवीन स्थापत्य शैली के अन्य अद्वितीय नमूने। यानी ये जो पेरिस का लूबे प्रासाद, लंदन का संत पॉल गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल का प्रासाद, फ्लोरेंस स्थित प्रसिद्ध मेडिसी गिरजाघर, ये सभी जो है रेनेसां कला शैली का, स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इटली में विकसित जो स्थापत्य शैली थी जिसे रेनेसां का शैली कहा गया, ये बहुत तेज़ी से यूरोप के अन्य देशों फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी में भी पहुंच गए। चूँकि पुनर्जागरण के पहले जो गौथिक शैली थी वो एक अलग तरह की शैली थी, लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे थे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु जैसे रेनेसां शैली आई तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसको बढ़ावा भी दिया, जिसका परिणाम यूरोप में यह बहुत तेज़ी से फैला। इटली के बाद ये फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी में भी जा पहुंचा। हेज ने इस संबंध में उचित ही लिखा है कि क्रमशः संपूर्ण पश्चिम यूरोप में गौथिक स्थापत्य शैली को गंवारू स्थापत्य शैली के रूप में जाने लगा और नवीन भवन रेनेसां स्थापत्य शैली में निर्मित होने लगे। यानी जिसको अशिक्षित, अनपढ़ और अज्ञानी जिसको पढ़ाता है, जिसको बहुत ठेठ भाषा में हम लोगों की गंवार बोला जाता है, दैट्स इट। तो इसमें जो गंवारू शब्द कहा गया उसका मतलब यही समझ में आता है कि जो अनपढ़ यानी अशिक्षित लोगों की स्थापत्य शैली, गौथिक शैली को माना गया। लेकिन चूँकि उस समय यूरोप में हर चीज़ को तर्क की दृष्टि से देखा गया, तो और ये लोग पारलौकिक और तामसिक जो उसमें धार्मिक चित्रण किया जाता था गौथिक शैली में, पौराणिक चित्रण किया जाता था, पौराणिक जीवों का चित्रण किया जाता था गौथिक शैली में, तो ये लोग उस चीज़ों को गंवार शैली माने, यानी ये अशिक्षित लोगों की शैली माने। और नवीन जो कला शैली विकसित हुई थी, रेनेसां जो कला शैली विकसित हुई थी, इसको इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया और इसी में अब जो भी भवन निर्मित होने लगे वो इसी रेनेसां शैली में निर्मित होने लगे। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। कोरोना की लहर झारखंड में, जमशेदपुर में धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट घट रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। और जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ रही है यानी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिव मिलने वालों की संख्या घट रही है, तो आने वाले 10-15 दिनों में मैंने शुरू से ही कहा था कि हम लोग 21 दिन तक संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना मई महीने के शुरुआत में ही 3-4 तारीख के आसपास में मैंने इस बात को कहा था कि 21 दिन अगर हम लोग संयम रखेंगे तो एक कोरोना की दूसरी लहर को हम लोग काबू कर सकते हैं। और आज 12 तारीख है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन में ही ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना की लहर है वो धीरे धीरे मंद पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन अभी भी हम लोग के लिए राहत की खबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी राहत की खबर है, आंशिक रूप से राहत की खबर है कि रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसके मुकाबले में जो पॉजिटिव मरीज़ मिल रहे हैं वो घट रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। फिर भी हमें अभी भी संयम बरतना है क्योंकि पॉजिटिव रेट अभी भी 10% से ऊपर है, 13% है, जो कि थोड़ा सा सोचनीय है। लेकिन हम लोग इसको काबू जरूर करेंगे। जहां 20%, 22% पॉजिटिविटी रेट था वो घटकर 13% आ गया, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। और हम लोग अगर इसी तरह शांत, संयम, धैर्य से सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हैं तो यकीन माने हम लोग कोरोना को हरा देंगे और निश्चित रूप से हराना है। हम लोगों को संयम रखना है और सकारात्मक रहना है। ठीक है, बीमारी है, इलाज है, लोग ठीक होते रहे और
हमें यही पॉजिटिविटी के साथ रहना है कि भैया बीमार हो रहे हैं, ठीक है, ठीक भी तो हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, समय है, हम ठीक हो जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, हम ज़रूर ठीक होंगे, हम ज़रूर इस कोरोना को हराएंगे। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, अवॉइड करें इस चीज़ को, और घर पे भी रहें तो पॉजिटिव सोच के साथ रहें। बहुत लोग हैं घर में रह रहे हैं, नेगेटिविटी आ जा रही है, वैसा कुछ नहीं करें। आप बहुत सारे योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि करके अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं, माइंड फ्रेश कर सकते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना है, बहुत सारे कॉमेडीज चलते हैं, उनको देखिए कि कम का, या फिर बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नेट में कई अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप उसको देखकर पढ़िए। अपने आप को बिज़ी रखिए, घर में भी हैं तो अपने आप को बिज़ी रखिए, ताकि आपके दिमाग में नेगेटिविटी ना आए, और नेगेटिविटी नहीं आएगी तो आप यकीन मानिए कि आप इस बीमारी से कोसों दूर रहिएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।